हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का सेशन हम स्टार्ट तो करते हैं। डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हमारी पूरी जो टीम है वो लगी हुई थी और इस पे काफी डिटेल्ड एनालिसिस की कि ट्रम्प का जो सिचुएशन है डे बाय डे काफी अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है। दूसरा, कोविड कंसर्न कहाँ तक हो रहा है, इंडिया में भी कोविड के केसेस मिले हैं और उससे मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद जो डिफेंस और जो स्टॉक्स में जो बार बार यहाँ पे एक रैली लाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट में जो एक रैली पेंडिंग है, जो हर बार मार्केट फॉल होता है, एक दिन सेलिंग होती है, दूसरे दिन फिर से बाइंग आ जाती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इस डेफिसिट के बारे में भी बताऊंगा, बॉन्ड के बारे में भी बताऊंगा कि बॉन्ड मार्केट कैसे होता है, क्या काम करता है। तो थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं जानते हो तो सिर्फ चार्ट पे देख के कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बताता है, चार्ट होने के बाद पता चलता है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आपने देखा होगा, जैसे इंडसइंड बैंक की बात कर ले, जो आपका स्कैम होने के बाद भी इंडसइंड बैंक में वहां पे स्टॉक गैप डाउन खुलता है और वहां से रिकवरी होके 4% ऊपर हो जाता है, जिस वजह से मार्केट भी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि मैनिपुलेशन किस लेवल पे है। जो इंडसइंड बैंक को बहुत पहले से खरीद के रखे हैं बड़े प्लेयर्स है, एफआई है, डीआई है, उनको ये चीज हजम नहीं होता। वो जब तक एग्जिट नहीं करेंगे तब तक स्टॉक को गिरने नहीं देते हैं, रिटेलर को फंसा के रखते हैं। तो वहां पे आप जाओगे कि सब कुछ दिख रहा है कि ये तो निगेटिव है, इतनी बड़ी न्यूज है। यहाँ पे मैं सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल आपने देखा गैप डाउन, पोजीशन लिया कि और गिरेगा, इतनी बड़ी न्यूज है, वहां पे आपका एसएल लगता है और स्टॉक वहां अगर नहीं है, स्टॉप लॉस लेते हो, स्टॉक 4% ऊपर चला जाता है। ऑप्शन कर रहे हो तो बर्बाद हो जाओगे, और अगर इक्विटी में भी हो तो आपको अच्छा खासा लॉस होता है। तो ये चीज आती है कि टेक्निकल के भरोसे तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। दूसरी बात, अभी से सिर्फ 4 दिन पहले की बात है, 20 मई को आप देखोगे 10,000 करोड़ की सेलिंग आती है एफआईआई की तरफ से, और ये सडन सेलिंग थी। इससे पहले वार की सिचुएशन थी, मिसाइल निकाल रहा था पाकिस्तान, न्यूक्लियर अटैक की बातें कर रहा था, फिर भी एफआईआई बाई किए जा रहा था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो 10,000 करोड़ की सेलिंग करनी पड़ी, जो इतने बुरे वक्त जहां पे महायुद्ध होने वाला, विश्व युद्ध की सिचुएशन बनी, वहां एफआईआई बाई कर रहा है। और सडनली सिर्फ यूएस से एक न्यूज आती है और उसके आधार पे यहाँ पे 10,000 करोड़ की सेलिंग हो जाती है। फिर अगले दिन देखोगे कि चलो आपने चार्ट टेक्निकल देख लिया कि चलो यहाँ पे तो निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया, 10,000 करोड़ के एफआईआई की सेलिंग हुई, तो सब कुछ निगेटिव हो गया। सेंटिमेंट निगेटिव है, ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, चार्ट निगेटिव है, कैंडल्स निगेटिव है। अब यहाँ पे सडनली नेक्स्ट डे वहां 2,000 करोड़ की बाइंग आ जाती है। अब आपने शॉर्ट की पोजीशन बना के गए, अगले दिन आपका स्टॉप लॉस लगता है और मार्केट ऊपर आ जाता है 21 मई को। 22 मई को क्या होता है, फिर से स्टॉक मार्केट में 5,000 करोड़ की सेलिंग होती है और फिर स्टॉक्स वहां पे आपको गिरते हुए दिखते हैं। एक दिन ब्रेकआउट होता है, अगले दिन ब्रेकडाउन होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेकडाउन होता है। और अभी जो बाइंग आई थी, जो लास्ट सेशन में, मतलब फ्राइडे की बात करें, तो 5,000 करोड़ के सेलिंग के नेक्स्ट डे फिर से 1,700 करोड़ की बाइंग आ जाती है। और अभी जो ट्रंप की जो उन्होंने नया पॉलिसी जो उन्होंने इजाद की है, जिसमें 50% टैरिफ उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाने की बात की है, अब यहाँ पे लॉन्ग होके सब गए और वहां पे आपको मंडे को गैप डाउन हो जाएगा, या स्टॉक इंडेक्स अगर ऊपर भी रहा तो आपके स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन आपको ना किसी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, ना किसी रिकॉर्डिंग के सेशन में आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस चीज को समझने के लिए आपको लाइव हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। हर दिन एक नया दिन होता है, इसको आप सिर्फ चार्ट के 4 लाइन से इसको जज नहीं कर सकते। इसमें काम सिर्फ एक ही चीज आता है, एक्सपीरियंस। जैसे आप देख रहे हो, एक दिन गैप अप होता है, अगले दिन गैप डाउन होता है, फिर गैप अप हुआ, ये 20 से लगातार चल रहा है। 20 को गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग आई, 21 को बाइंग आई, 22 को सेलिंग आई, 23 को बाइंग आई,
और फिर देखो जब मार्केट खुलेगा मंडे फिर से सेलिंग आएगी। तो सिचुएशन कुछ ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन आपको कैसे करना, आपका रिस्क रिवार्ड कैसे लेके जाना है, ऐसा नहीं कि कोई अच्छा रिजल्ट दे दिया। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे और पोस्ट करने के बावजूद स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। कुछ स्टॉक्स थे जिनको अच्छे खासे ग्रुप ने मिलकर ऊपर लेके आए और कंपनी भी बोल रही है कि हमने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया, लेकिन वहां पे एनालिस्ट क्या बोलते हैं, हमारी उम्मीदों से कम उसने पोस्ट किया और स्टॉक वहां पे 7 से 8% डाउन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको निकलना कब है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई कि ये सारा चीज़ आपको एक्सपीरियंस से काम मतलब समझ में आएगा। सिर्फ पैसे लेके और चार्ट देख के ये कोई क्रिप्टो का मार्केट नहीं है कि आपने बस चार्ट पे देखा ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि क्रिप्टो मार्केट में बाई करो, हम बूम करेंगे यहाँ से। और वहाँ पे ओपन मैनिपुलेशन हो जाता है और स्टॉक्स मतलब जो क्रिप्टो होता है ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ट्रंप ने किसी को भी नहीं छोड़ रखा है। बॉन्ड मार्केट से लेके इक्विटी मार्केट से लेके बिटकॉइन तक सबको मैनिपुलेट किया हुआ है उसने। अब आती है कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? तो ट्रंप करने के पीछे उसका बहुत बड़ा एक रीजन है, जो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अभी सबसे पहले कोविड के केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस बार जो कोविड का केस आया हुआ है, इसमें 5 से 7 दिन के आसपास फीवर और आपको वीकनेस काफ़ी ज़्यादा रह रही है। जैसे आपका कोविड फेज 1 में आया था, जो पहला जो वेव आया था, ये भी चाइना से आया है और चाइना में, हांगकांग में, मलेशिया में कई जगहों पे ये फैला हुआ है और साथ में इंडिया में भी इसके 32 केसेस के आसपास रजिस्टर हुए हैं और लेकिन किसी को भी अभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन सबके डायग्नोसिस जितने भी जिसको भी फीवर आ रहा है, सबकी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराई जा रही है। तो एक चीज़ है कि कभी भी आपदा हो, कभी भी ज़िंदगी में कहीं पे भी हो, आपको हर बार कुछ न कुछ मौके मिलते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम सेशन में बात किया था, जो ग्रुप में बात किया था, सेशन में नहीं, ग्रुप में बात किया था कि इन केस कोविड आ जाता है, तो हमें हेज करने के लिए क्या यूज़ करना है? हमें हेज करने के लिए यूज़ करना है फार्मा। साथ में डायग्नोस्टिक होगा ही होगा, तो डायग्नोस्टिक के स्टॉक भी चलते हुए दिखाई देंगे। साथ में हॉस्पिटल के स्टॉक चलते हुए दिखाएँगे। इसके साथ में आपको जो सिलेंडर है, जैसे एवरेस्ट कांटो सिलेंडर, ईकेसी रिज़ल्ट खराब आया लेकिन स्टॉक 12% ऊपर था। लास्ट में 6% ऊपर क्लोज़ हुआ। जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी रिज़र्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ईकेसी का रिजल्ट बहुत ब्लॉकबस्टर आता है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत आगे ग्रोइंग है, ऐसा नहीं है। सीज़नल है, कोविड आएगा, ये बढ़ेगा। अब यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम छोड़ देते हैं, अभी तो यहाँ से डबल हुआ, अब तो यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, फिर आपकी सोच मतलब सोच कमज़ोर है क्योंकि वो चीज़ इवेंट के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे डिफेंस की बात चल रही थी, डिफेंस में वार चल रहा था, सारे स्टॉक्स वहाँ पे पिकअप ले रहे थे। उसके बाद जैसे समझौता हुआ उसके बाद से देखो बजट की बातें चलने लगी कि डिफेंस के लिए गवर्नमेंट एडिशनल बजट देगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम को अनाउंस कर देंगे, भाई ये ब्रह्मोस की मिसाइल बना रहे हैं। जिस कंपनी के पास 100 करोड़ के रुपया नहीं था, 1 साल स्ट्रगल किया, तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको लोन अप्रूव किया था और वो ब्रह्मोस की मिसाइल बनाने लगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जहाँ पे मैनिपुलेटिव न्यूज़ आती है और रिजल्ट आता है, उसके बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम सीधे 8% नीचे गिरता है। तो ऐसे मैनिपुलेशन में नहीं फँसना है। रैली अगर मिस हो गई तो आप छोड़ दो। थोड़ा कूल ऑफ होगा फिर आप एंट्री लेना। इसके बारे में भी हम सेशन के जब लास्ट टाइम होगा तो हम बात करेंगे डिफेंस में रैली कितनी बाकी है, कैसे करनी है। दूसरी बात करते हैं कि जो डायग्नोस्टिक वाली पार्ट है जो कोविड की वजह से है। तो कोविड आ रहा है तो एट लीस्ट गवर्नमेंट का रेगुलेशन निकल चुका है कि सारे संदिग्ध जो भी लोग हैं जिन पे आपको डाउट है, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कराना ही कराना है। तो जो भी आपको डायग्नोस्टिक स्टॉक दिखते हैं, चाहे लाल पतलब देखो तो वो तो बहुत बड़ा स्टॉक है, उसको तो आप ले नहीं पाओगे। बीजीआर डायग्नोस्टिक को देख सकते हो। ऐसे बहुत छोटे स्टॉक्स है जो डायग्नोस्टिक में है या फिर आपको मोरेपन लैब को देख सकते हो, जो छोटी कंपनी है जो आपको इसकी ऑक्सीजन का जो मास्क बनाती है, साथ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाती है, साथ में आपको जो पल्स ऑक्सीमीटर बनाती है, साथ में आपको जो पोर्टेबल ऑक्सीजन के लिए जो मशीन होता है, वो सारी चीज़ें बनाती है। साथ में ड्रग्स कोविड के रिलेटेड जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो सब चीज़ें बनाती है। तो इन सारे स्टॉक्स होते हैं, उनकी वॉच लिस्ट बना के रखो।
चार्ट का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस पे अप्लाई करो, मूवमेंट मिलता है आप लो। हाँ, हमेशा मैं बोलता हूँ वार हो तो डिफेंस लो, कोविड हो अब डायग्नोस्टिक और फार्मा लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी आए 20% कैश रखे हुए हो, आप वहीं पे इंट्राडे करो या वहीं पे स्विंग या मोमेंटम जो करना है करो। ये मत सोचो कि हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, कहीं न कहीं 2 दिन वेट करोगे, आपको एक अच्छी थीम इमर्ज करते हुए दिखेगी। जैसे अभी आप सोचना शुरू करो कि सर पिछले साल तो ईवी का थीम बहुत चल रहा था, इस साल ईवी का थीम चल रहा है, नहीं। गवर्नमेंट जहाँ पे कैपेक्स डालती है, जहाँ पे पैसे डालती है, जहाँ पे थीम आता है, इमर्जिंग थीम होता है, वहीं पे सारे पैसे आते हैं। जैसे डिफेंस की बात हुई, जबरदस्ती डिफेंस चलाने की बात चल रही है। हाँ, यहाँ पे 30-40% अगर आपको थोड़ा-सा कम नीचे आता है, तो वापस हो सकता है बजट में बढ़ा के अगले बजट में बात की जाए डिफेंस के बारे में। तो इसीलिए डिफेंस के स्टॉक अगर बॉटम पे मिलता है तो वहां पे लो, मतलब थोड़ा सा नीचे आता है, कूल अप होता है, जो गैप्स है चार्ट में, जो गैप्स है वो फिल होता है, तो उसके बाद आप ले लो। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैटर हमेशा होगा। वैसे ही कोविड का जो है, कोविड का जब जब मैटर उठेगा तो डायग्नोस्टिक वाले स्टॉक चलेंगे ही चलेंगे, ये मान के चलो, क्योंकि ऑपरेटर उसको पंप करेगा। तो दो चीज आपको क्लियर हो गई कि आपदा कैसे भी हो, वार हो, कोविड हो, आपको डरना नहीं है। और ये चीज कहां से आएगा, जब आपने इस फेज को देखा है या किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के इस चीज को समझा है, या किसी के साथ आपने रैली देखी है, फील की, तभी इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं तो आप पोर्टफोलियो बेच के पैनिक होके निकल जाओगे। तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद आरबीआई ने इस बार डिविडेंड हाईएस्ट दिया है, अभी तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड आया है गवर्नमेंट के पास। और इसके वजह से आप देखोगे कि जो पीएसयू वाले स्टॉक्स है उस पे गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा फोकस है, वो चाहता है कि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा अर्निंग करे, पीएसयू स्टॉक्स में अच्छा ओएफएस निकाले, और पीएसयू स्टॉक से अच्छा डिविडेंड निकले, जिससे गवर्नमेंट को अच्छा खासा डिविडेंड जब मिलता है तो गवर्नमेंट के पास पैसे ज्यादा आते हैं। जब पैसे गवर्नमेंट के पास आते हैं तो गवर्नमेंट का जो फिक्सल डेफिसिट है वो कम होता है। फिक्सल डेफिसिट वो होता है कि जैसे इंडिया को अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो अब मान लो उसने 2 लाख 3 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से लेके उसने प्रोजेक्ट चालू कर दिया, उधार लेके। गवर्नमेंट भी बॉन्ड पे उधार लेके करता है कि और आरबीआई से बॉन्ड पे लेगा और फिर उसके बाद अपना काम किया। अब मान लो गवर्नमेंट को वो चीज चुकता तो करनी है, क्योंकि लोन ले रखा है आरबीआई से। तो अब आरबीआई ने उसको डिविडेंड, जो पीएसयू के थ्रू जो डिविडेंड आया गवर्नमेंट का, वो जब रिटर्न किया तो उससे जो लोन था वो गवर्नमेंट का वो कम हो गया। तो जो उधारी थी गवर्नमेंट के ऊपर आरबीआई की वो कम हो गई, और गवर्नमेंट के हाथ में आ गया पैसा, और इस पैसे से वो आगे नए प्रोजेक्ट्स या नई नई चीजें शुरू कर सकता है। यही प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका में। अमेरिका में गवर्नमेंट ने हर बार क्या किया है कि जो फेडरल रिजर्व है, जिसको फेड हम शॉर्ट में बोलते हैं, वहां से उन्होंने पैसे उठाए हैं बॉन्ड पे। और जो पैसे उठाए हैं, तो अब जब फेडरल रिजर्व बोलता है कि भाई मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि आपके ऊपर डेट बढ़ते जा रहा, आपने हमारे से, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, आप सोचो कितनी है, और उससे कई गुना ज्यादा 36 ट्रिलियन का लोन हो चुका है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर। 36 ट्रिलियन। इंडिया की अभी इकोनॉमी तो बेचारा अभी 10 ट्रिलियन भी नहीं पहुंची, 2030 में पहुंचेगी, और उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा लोन तो वो इसने ले रखा है। अभी एक उन्होंने बिल पास किया था, छोटा सा बिल था, इसमें ये बात किया गया था कि जितने भी लोग होंगे जो कोई चीज परचेज करते हैं, रीसेल करते हैं, मतलब छोटा सा जैसे होम सेल के, रीसेल की, उसमें बहुत सारे में बदलाव किया गया, बहुत जगहों पर टैक्स उन्होंने कट किया कि टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आपके पास बचेगा। इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिर्फ उस बिल की वजह से, जिसको बोल रहा था ब्यूटीफुल बिल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, उस बिल की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है, अभी हमारी जितनी की इकोनॉमी है उतने का लोन बढ़ गया अमेरिका के ऊपर, सिर्फ एक बिल की वजह से। और उसी वजह से मार्केट इतना रिएक्ट किया। तो ये चीज आती है कि वो किया क्यों, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट पीएसयू को हल्के में नहीं ले रही है, और इसी वजह से देखो कि पीएसयू डिफेंस या पीएसयू के जितने भी स्टॉक्स है, खराब रिजल्ट देने के बाद भी गिर नहीं रहे। पीएसयू डिफेंस में खराब रिजल्ट आने के बाद भी फॉल नहीं आए।
पीएसयू रेलवे में भी खराब रिजल्ट आने के बाद भी आपको स्टॉक में कोई डिप नहीं दिखा। आप देखो कि अ, जो आपको आरबीएनएल का खराब रिजल्ट आया था, इरकॉन का खराब रिजल्ट आया था, साथ में नॉन पीएसयू में आप देखो टेक्सरेल का खराब रिजल्ट आया था। फिर भी कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, 2 से 4% गिरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो है ही नहीं। और जब हर बाई को जो डिप आ रहा है उसको वो अपॉर्च्युनिटी समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म की बात में, क्योंकि 2027 में बुलेट ट्रेन को तो आना ही है। ये तो फिक्स है कि आना है, क्योंकि अश्वनी वैष्णव को देखोगे हर महीने के अंदर 2 बार तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वो विजिट करने चला जाता है। कभी टनल की बातें करने, कभी कुछ करने। तो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, चाहे डिफेंस के मामले में बोलो या रेलवे के मामले में बोलो। तो या आप पीयूष गोयल को देखो, 12:30 बजे रात को, 1 बजे रात को यूएस के साथ मीटिंग करना शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। तो जब गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होती है तो सरकारी कंपनियों में दम दिखता है, और गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि डिविडेंड हमें ज़्यादा मिले, तो वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ही करेगी सरकारी कंपनियों। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी हालात बद से बदतर होते जा रही है। आप उठा के देख लो रिजल्ट, ढूंढ के दिखा दो, आपको सिर्फ 10% से 12% कंपनियां हैं जिन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है इस बार। इस बार जून क्वार्टर की बात करूं तो सिर्फ 7 से 8% कंपनियां बचेंगी जो प्रॉफिट पोस्ट करेगी, उसके से ज्यादा नहीं कंपनियां। तो अब आपको ये समझना है कौन सी कंपनी पोस्ट करेगी, किसका फाइनेंशियल डिटोरिएट हो रहा है, कौन सी कंपनी जेंसोल बन सकती है, कौन सी कंपनी जैसे इक्सीकॉम, टेली इतना अच्छा कंपनी हुआ करता था, अचानक से वो एकदम बर्बाद हो गया, रिजल्ट खराब पे खराब पोस्ट किए जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जिनकी फाइनेंशियल पूरे डिटोरिएट हो जाए, उसको तो चार्ट से आप निकाल नहीं सकते, उसको तो आप समझ ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि चलो पिछले क्वार्टर चला था, पिछले साल चला था, इस बार रैली होगी, न्यूज आई है, फंस गए वहां पे। तो ये सब चीजों के लिए आपको फाइनेंशियल के एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो ये सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, तो भाई आप सबसे ज्यादा फंसोगे। रिसेंट एग्जाम्पल में देखो इंडसइंड बैंक को, 1 साल पहले भी स्कैम हुआ था, उसको दबा दिया गया, 6 महीने पहले स्कैम हुआ, फिर से दबा दिया गया, इस बार स्कैम हुआ, इसको सेंसेक्स से निकाल दिया गया, आगे हो सकता है कि इसको निफ्टी बैंक निफ्टी से भी निकाल दिया जाए। तो ये सिचुएशन आ गई है कि इंडसइंड बैंक को अब यस बैंक का टैग लगा दिया गया है, इतना ज्यादा इसमें स्कैम हो चुका है। तो ये चीज है कि अगर मान लो आपने इंडसइंड बैंक में सोचा कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, 4 साल तक पोर्टफोलियो नहीं देखेंगे, कहना बहुत आसान है। किसका प्रमोटर कितना हरामी निकलेगा आप बता नहीं सकते। किस कंपनी में किसके एम्प्लॉय कितने गद्दार निकलेंगे ये भी नहीं बता सकते। और किस कंपनी के ऊपर ट्रंप की वजह से या दूसरे की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी नहीं बता सकते। तो ये मार्केट है ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अभी, ये मार्केट अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां जो लीडर हुआ करती थी अपने सेक्टर में, वो भी स्ट्रगल कर रही है। जैसे अभी एचबीएल इंजीनियरिंग की बात करो, उन्होंने बताया कि हमें कोच के लिए ऑर्डर ही नहीं मिला, गवर्नमेंट ने प्रोसेस ही नहीं किया। अब जाके प्रोसेस किया है तो मेरे पास अच्छा खासा मेरे पास ऑर्डर बुक आ गया है, लेकिन ये तो पुराना था मेरे पास 3-4 साल का, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा था। तो अब ये भी चीज आ रही है कि कई बार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके वजह से भी, जो पेपर वर्क है उसके वजह से भी, जो उन लोग को ऑर्डर है, ऑर्डर डिले हो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास उतना बिडिंग के लिए पैसा नहीं है। एक प्रोजेक्ट आपका डिले से चल रहा है तो हम आपको नया प्रोजेक्ट नहीं देंगे, गवर्नमेंट का ये भी रूल है। तो ये सारी चीजें हो रही है, जिस वजह से अभी देखोगे कंपनियां जो लास्ट क्वार्टर की बात करें 30% का 25% के आसपास अच्छा रिजल्ट दी थी, इस बार ये घट के आ गया 12 से 15%। और जून में देखोगे ये और खराब हो जाएगा। आप सोचोगे कि कुछ दिनों के बाद 100% लॉस में ही देगी, पॉसिबल है। इसी को रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन में क्या होता है, डिमांड कम होना शुरू हो जाता है, ऑर्डर कम आना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 सारी कंपनियां, आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपको लॉस की तरफ जाना शुरू करती है। और ये इसका प्रेडिक्शन हमने बहुत पहले किया था कि अगर जब दिसंबर था तभी हमने प्रेडिक्शन किया था कि कंपनी को अभी जिसको ऑक्सीजन लगा के बचाया जा सकता है, रेट कट करके बचाया जा सकता है, शशिकांत दास ने वो सारी कंपनियों को आईसीयू में भेज दिया, और इसका असर आपको दिखेगा 1-2 क्वार्टर में, जब कंपनियां सारी की सारी लॉस पोस्ट करेगी, सबको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सेम चीज हो चुका है। तो अगर इतना विजन चाहिए आपको,
तो ये विजन एक दिन में नहीं आ सकता, आपको कहीं से भी नहीं आ सकता, ना कोई बुक बताएगा। यहाँ अगर आप किसी से सीखने जाओ तो क्या बात करता है, सिर्फ 4 चीजें बात करता है। स्टॉक का मार्केट कैप इतना है, पीई इतना है, प्रॉफिट 4 सालों में 5 सालों में पैसा बना के दिया है और आगे भी बना के देगा। यही बात करता है, चार्ट देख लो, यही बोल रहा है। लेकिन कभी ये नहीं बताता है कि कंपनी के ऊपर कितने डेट चल रहा है, कितने दिन में डेट को चुका रहा है, कितनी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। वो सारी चीजें अगर सीखनी है और उसको देखने में, सीखने के बाद देखने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। 10 सेकंड में आप डिसाइड कर सकते हो ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है या बेचनी है। क्योंकि जो भी अगर घपला होता है ना, वो आपको फाइनेंशियल में दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं ये कौन देखेगा, टिप्स पे काम कर लेते हैं। तो भाई उससे पैसा नहीं बनेगा। आप 4-5 कंपनियाँ लोगे, एक ना एक कंपनी उसमें से धोखा देगी, आप टाइम पे नहीं निकल पाओगे, फँस जाओगे। और कोई ना कोई जेंसोल, एक्सिकॉम ऐसा कुछ ना कुछ कंपनी, इंडसइंड बैंक, हर बार कोई ना कोई वोडा आइडिया आपका एग्ज़ाम्पल मिलते रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर लाइफ़ में सीरियस होना चाहते हो, तो आप सीखो। अब इस सीखने के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि अपने फील्ड में आप आइंस्टीन जैसे हो। हो सकता है कि आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अभी तक का आईक्यू है वो तो चाइनीज़ का है। उसके बाद ये एक बंदे का है 195 उसका आईक्यू, और उस बंदे को 30 साल 35 साल तक कोई पहचाना ही नहीं। क्योंकि वो उसके फाइनेंशियल जो मतलब पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छूट गया और बॉक्सिंग का काम ऐसा करता था, मतलब होता है ना बाउंसर का काम, ऐसे काम करता था। एक दिन वो एक कंटेस्टेंट में जो हिस्सा लेता है 100 लोगों के बीच, जो जीनियस लोग हैं उसमें जाकर भाग लेता है और वहां पे जीत जाता है और अच्छा खासा उसको मतलब रकम मिलता है। तब उसकी आईक्यू टेस्ट की जाती है तो उसकी आईक्यू आती है 195, आइंस्टीन से भी ज्यादा। लेकिन बंदे को सही गाइडेंस न मिलने की वजह से, सही ट्रेनिंग ना होने की वजह से हमने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट को खो दिया। अब उसकी उम्र इतनी मतलब लेट हो चुकी है कि उसको आप कोई चीज़ करा नहीं सकते उससे। तो सेम चीज़ है कि मौके आपके पास होते हैं, अपॉर्च्युनिटी आपके पास होती है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। अब सोचते हो कल सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे। लेकिन मैं बता दूँ दोस्त कि जो मार्केट में जितना घिसता है ना, जितना पैनिक में सहता है और जो पैनिक को करीब से समझने की कोशिश करता है, मुसीबत को करीब से समझने की कोशिश करता है, वो उतना अच्छा ट्रेडर बनता है। जितने भी लोहे को गर्म करके हथौड़े मारे जाते हैं ना, उतना अच्छा सा वो बनता है। तो सेम चीज़ है कि ये फॉल में या कोविड के फॉल में या इससे पहले वार वाले फॉल में आप इस ग्रुप में अगर रहे हो, तो आप इस ग्रुप की ताकत जानते हो कि आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस है। और पैसा वही बना पाता है जो पैनिक में बाई करे। जो आपको वॉरेन बफेट ने बोल के चले गए कि पैनिक में बाई करो और जो सब लोग ग्रीडी हो सेल करो। आप क्या करते हो? जब डिफेंस की रैली खत्म हो जाती है तो डिफेंस पारस डिफेंस खरीदने जाते हो। आप बोलते हो मझगाँव डॉक खरीद ले। यही फॉलो कर रहे हो आप। और जब पैनिक आता है तब सब कुछ बेच के भागना शुरू कर देते हो। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब 2-4 पैनिक देख लोगे ना, 10 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 पैनिक में खड़े रह के ग्रुप का मैसेज पढ़ के देखो। ख़ैर इस सब को बात को हटाते हैं। अब आते हैं कि यूएस का काम कैसे चल रहा है। यूएस में जो बॉन्ड है, जो गवर्नमेंट पैसे उठाती है, आपको पता है अभी मैंने बताया जो इंडियन गवर्नमेंट का, तो जो बॉन्ड है वहाँ पे पैसे उठाया जाता है। तो इससे पहले जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड पे पैसे उठाए उसका रेट बहुत कम था, 3 के आसपास था, पिछले 10-15 सालों में। वैसे करते-करते उन्होंने 36 ट्रिलियन का लोन ले लिया, जो फेडरल रिजर्व से कोविड के टाइम लिया, उससे पहले लिया, वार के लिया, ऐसा करके। फिर जब ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमारे जो कंट्री उनके कंट्री का जितनी जीडीपी है, उससे ज़्यादा डेट हो गया और ऐसा जो इकोनॉमी होता है ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अब ट्रम्प जब आया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कुछ ना कुछ डेट को कम करेंगे और इस डेट को कम करने के लिए उन्होंने बोला हमारे कंट्री में तो कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, सारा चीज़ होता है चाइना, इंडिया यहीं सब से मँगाया जाता है। अब उन्होंने एक-एक करके बंद करना शुरू किया। अब इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, जो पैसे डाल के सो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ से तो मार्केट आसमान में चला जाएगा, उन्होंने पैसा अच्छा खासा गँवा दिया। उन्होंने पूरी टाइम पे प्रॉफिट ना बुक करने की वजह से उन्होंने 40-45% का प्रॉफिट गँवा दिया। सिर्फ इसमें इन्वेस्टर्स ही नहीं फँसे, आशीष कचौलिया फँसे, इसमें मुकुल अग्रवाल फँसे, इसमें आप विजय केडिया का नाम देखोगे, रेखा झुनझुनवाला फँसी, डॉली खान्ना फँसे, सबका पोर्टफोलियो अभी भी
30 to 35% डाउन है। और आप तो हो सकता है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख गंवाए हो, उन्होंने हज़ारों करोड़ गंवाए हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? अब जो एसएमई आईपीओ आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें प्री लिस्टिंग के पहले जा रहे हैं, ताकि लिस्टिंग के बाद जो रैली होगा उसमें डबल करके निकलेंगे। उनके पास कुछ ना कुछ कैश रहता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो आप सोचते हो कि हमें यूएस से क्या लेना-देना है, जापान से क्या लेना-देना है, तो हमारे यहाँ जो पैसे जो डाला हुआ है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर, वो सारे के सारे विदेशी हैं। चाहे कोई कनाडा का पेंशन फंड हो, यूएस की तरफ से आया हो, जापान की तरफ से आया हो या चाइना की तरफ से आया हो। तो जो हेज फंड्स होते हैं, उनको अलाउ होता है कि वो पैसे लोन पे लेते हैं और जो आपको बॉन्ड मार्केट और जो आपको इक्विटी मार्केट होता है, दोनों को स्टेबलाइज़ करके रखते हैं। यूएस में क्या हुआ कि जो हेज फंड्स हैं, ध्यान से सुनना, जो यूएस में जो हेज फंड्स हैं, वो 100 टाइम्स लीवरेज पे हैं। मतलब उनके पास अगर ₹1 है तो उन्होंने ₹100 का उधार ले रखा है, और उधार दिया कौन है? जापान दिया है। जापान में पहले इंटरेस्ट रेट 0 था। वहाँ से कोई भी इंटरेस्ट लेके जाता था लोन, वहाँ पे कैश सरप्लस हुआ करता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी 2024 में अगस्त में, वहाँ पे क्या हुआ, जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और वहाँ पे 0.25 का चेंज आया और पूरे स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया। चाहे वो चाइना का मार्केट हो, इंडिया का मार्केट, कहीं पे भी। और आपने देखा कि जो आप अगस्त से 2024 से अभी तक एफआईआई ने कम से कम 3 लाख करोड़ का सेल किया था। 3 लाख करोड़, क्योंकि जो 100 गुना लिवरेज पे बैठे हैं, पैसे वापस ले जाके उनको जापान को तो देना था कि जापान माँग रहा है पैसा। अगर नहीं देंगे तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट वाले पोज़ीशन थे, अगर उन्होंने यहाँ पे 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रखे थे, उसमें से 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने काटी और ले जाके वहाँ पे जमा किया। तो कहानी यहाँ पे आती है कि मार्जिन कॉल, जितने भी आप लोग मार्जिन पे ट्रेड करते हो, किसी दिन भी आपकी मार्जिन हिट हो सकती है। अगर ये सिचुएशन फिर से आता है, तो जो मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो, उनको यूएस के बॉन्ड यील्ड से ज्यादा जापान के इंटरेस्ट रेट पे ध्यान रखना है। अगर जापान में कुछ भी होता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैनिक आएगा। और इसका रियल एग्जांपल है कि जिस दिन जापान के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि हमारा ग्रीस से भी पूरी सिचुएशन है, तो उसी दिन एफआईआई ने 10,000 करोड़ का इंडिया में सेल करके ले गया। फिर वहां पे क्या हुआ कि जापान के, ताकि आप सीख लो। अब आते हैं कि आगे क्या। ये तो ट्रंप का कहानी हो गया। आगे की कहानी सुनो। ये जो ट्रंप ने जो कहानी बनाया है, इसमें एक चीज है कि ये डील को फाइनल करेगा, क्योंकि मेरे जो सोर्सेस है उनके थ्रू पता चला है कि बहुत सारे जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने ट्रेडर्स हैं, वो दबा के क्वांटिटी लोड कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी लोड कर रहे हैं। और वो लोड इसलिए कर रहे हैं कि इससे एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर तक जाके सारे कंट्रीज के साथ डील क्लियर करके और क्लियर कर देगा। और एक कंट्री के साथ भी अगर डील क्लियर करता है, इंडिया के साथ मान लो जून में करता है, इंडिया की मार्केट 500 पॉइंट एक दिन में जंप करेगी। और आप डर के मारे बेच के बैठे हो, जैसे डिफेंस वाले सिचुएशन में, वहां पे तुरंत जाएगा स्टॉक 10-10, 20-20%, आप नहीं पकड़ पाओगे। फिर जाओगे, फिर वहां पे कुछ ना कुछ बोलेगा, चाइना के साथ बोल देगा, वहां पे फिर से लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा कि जब ऐसा आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो नीचे मिल रहे हैं, जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं या फ्यूचरिस्टिक है, उनका सही जगह पे बॉटम पे मिल रहा है। रिस्क रिवार्ड, मान लो कि ₹10 का रिस्क है, अगर रिवार्ड अगर 50-100 रुपया ऊपर जाने का है, अगर ऐसे लेके बैठे हो और वहां पे वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे है कि जिस दिन वो डील क्लियर किया, जून में करे या जून के फर्स्ट वीक में करे या सेकेंड वीक में करे, एक न एक क्लियर करेगा इंडिया के साथ। और जैसे आएगी न्यूज, वहां पे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर निकलेगा और वहां पे स्टॉक में तुरंत आपको रिटर्न मिलेगा। क्विक 25 से 30% तुरंत रिटर्न मिलेगा। आप बुक करके बैठ जाना, फिर वो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा, फिर गिरेगा, फिर आप नीचे खरीद लेना। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसा है, बाई ऑन डिप। और जो बड़े प्ले पड़ा हुआ है, मेरे पास क्वांटिटी ही इतनी थी, मैंने अब सारे बेच डाले, फिर भी बचा हुआ है, अभी भी प्रॉफिट है 70,000 का। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब बड़ी क्वांटिटी लोगे, नीचे पे लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रखे रहोगे तो भी पैसा बनते रहेगा आपको। आप देखो रिजल्ट खराब आए फिर भी स्टॉक ज्यादा नहीं गिरे हैं, वो वहीं के वहीं पे है, क्योंकि लोगों के पास है ही नहीं।
पैनिक में सब बेच चुके हैं। तो यहाँ पे पहला स्ट्रेटेजी है बाई ऑन डिप। बाई ऑन डिप हर रोज नहीं, जब ऐसा पैनिक आए, जैसे मंडे को आया, ट्यूसडे के दिन आप जब उसमें बॉटम लग जाए, थोड़ा लग जाए कि हाँ यहाँ पे आ गया, और वो जैसे स्टेटमेंट चेंज करे कि हम अपने नेगोशिएशन के लिए हम यूरोपियन यूनियन के साथ या इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, जैसे ऐसा बकवास करना शुरू करे, आप वहां पे बॉटम बनते ले लो। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है, इससे भी सेफ जाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में जाओ। म्यूचुअल फंड की अभी बहुत डिस्काउंट पे है, अभी एक साल में कोई रिटर्न नहीं बना हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड की गारंटी है कि आपसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा उसके पास दिमाग है और वो पैसा बना के देगा। आप पैसे उसमें डालो और आराम से बैठ जाओ, आपको साल का कम से कम 30% का रिटर्न बनेगा, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ रैली करेगा। मैंने जो पिछले जो सप्ताह बताया था भाई, उसने जो म्यूचुअल फंड्स किया उनकी एक सप्ताह में जैसे मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस किया था 7% का रिटर्न आ गया। तो ये सिचुएशन होती है, आप नहीं पकड़ पाओगे, जैसे स्टॉक 7% ऊपर जाते हैं वैसे वो भी चला जाता है। तो ये चीज है कि आप नहीं पकड़ पाओगे, म्यूचुअल फंड वाले पकड़ते हैं, वो करते हैं, कैसे रैली आती है क्या आती है वो सब कुछ दिख रहे होते हैं। तो सेफ जाना है, जहां पे पैसा कम डूबे तो म्यूचुअल फंड है। मेरे अभी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 50% म्यूचुअल फंड जाओ, 50% इक्विटी में रहो, और इक्विटी में भी कुछ ना कुछ कैश में रखो। इससे क्या होगा, आपका म्यूचुअल फंड भी अगर पैसे डाल के बैठे हो तो 15 साल में 1 करोड़ बना के देगा। इक्विटी में अगर आप नहीं भी परफॉर्म कर रहे हो तो भी धीरे धीरे आपका पैसा बनते रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही बनेगा क्योंकि इतना मुश्किल है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको पैसा बना के देगा। मैं म्यूचुअल फंड की हमेशा बात नहीं करता जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, सिर्फ मैं चार्ट और साइकोलॉजी और आपको ट्रेंडिंग जो भी होता है थीम की बात करता हूं। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम डिफेंसिव जाते हैं, मतलब हम प्रोटेक्टिव जाते हैं, और यहाँ पे ये सोचते हैं कि हम और कहां कहां पैसा लगा सकते हैं। जैसे हम क्या गोल्ड में एलोकेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब गोल्ड का रेट 85,000 90,000 के आसपास आ जाए तो हम कर सकते हैं। वैसे ही अगर रियल एस्टेट में अभी नहीं कर सकते, ग्लोबल सिचुएशन, इंडिया पाकिस्तान की वार के सिचुएशन ऐसा है कि अभी रियल एस्टेट में डिमांड नहीं है तो नहीं कर सकते। तो मल्टी एसेट एलोकेशन का भी हम स्ट्रेटजी आपको सिखाते हैं, हर तरीके से जो पैसा बन सकता है हम उसको बताते हैं। तो ट्रंप यहाँ पे जो डील है उसको अगस्त सितंबर तक क्लोज कर देगा, और मेरी बात लिख के रखो कि उसके बाद मार्केट में ट्रंप की बातों को कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। 2 कंट्री 3 कंट्री के साथ डील हो गया, कोई वैल्यू नहीं करेगा, वो वही हो जाएगा, रोज भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता है। एक दिन सच में आ जाए तो भी कोई ध्यान नहीं देता है। सबको पता चल गया बॉन्ड मार्केट की वजह से मार्केट नहीं गिरने वाली है, और इसका आप जाकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें भी उसने बोल दिया है कि बॉन्ड मार्केट की वजह से अब नहीं गिरेगी। तो ये प्रूफ आने के बाद मैं बता रहा हूं, क्योंकि उन लोगों को आदेश जो अंदर से दिया गया वो मेरे को पता चल गई है। दूसरी कि यहां पे जो ट्रंप है वो सिचुएशन ऐसा बनाएगा, पॉकेट में पैसा तो डाल दिया, लेकिन यूएस के लोगों के अंदर ये डर बैठा दिया है कि भाई मेरे देश के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है और हमारा अमेरिका कभी भी डूब सकता है। तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं। पैसा ऐसा नहीं है कि जाके आईफोन में खरीद रहे हैं या वर्ल्ड टूर पे निकल गए या खर्चा कर रहे हैं, या हो सकता है कि चलो बर्गर खाते हैं, आज एक नया पार्टी करते हैं, डीजे पार्टी करते, ऐसा कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, पैसे बचाया जा रहा है। जितने स्टूडेंट्स थे सबने अपना लोन क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट, जितने भी लोन पेंडिंग थे सबको पहले जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने पैसे ले लिए, बहुत सारे लोन की रिकवरी, अच्छी रिकवरी हुई है। आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखो वो भी कम हुआ है, वहां पे जॉब ज्यादा क्रिएट हुए हैं, और जॉब क्रिएट कहां से हुआ है, फिर वही बात आती है रियल एस्टेट से। और रियल एस्टेट से कैसे हुई है, बहुत सारे कंपनियां जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, बहुत सारे कंपनियां उन्होंने वहां पे अपना लगाने के लिए बोला है, और उसके लिए उन्होंने फंडिंग भी दी है, जिस वजह से 600 बिलियन 700 बिलियन तक ट्रंप के अकॉर्डिंग पैसा आ चुका है और इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और उसी तरीके से जो इन्होंने टैरिफ नया लगाया उससे 175 बिलियन के आसपास टैरिफ की वजह से पैसा आ चुका है। और ये काम क्या करेगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, कुछ गवर्नमेंट के पास एक और चीज आया, लोगों के पास पॉकेट में पैसा डाला जिससे वो अपना दुकान खोल सकते हैं या जो भी चीज उनकी बिजनेस डूब रही थी उसको रिवाइव कर ले। तीसरी क्या चीज आई कि वहां के जो अभी तक रियल एस्टेट जो डूब चुका था एकदम, वो रिवाइव हो गया है।
और रियल एस्टेट सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा स्टील का यूज होता है और ये स्टील सबसे ज्यादा ट्रंप बात करता है कि स्टील की पॉलिसी मैं निर्धारित करूंगा और सारे देशों का को स्टील हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। तो जब वहां पे नई कंपनी का, जैसे मान लो स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने बोला कि हम 100 बिलियन का वहां पे प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, तो 100 बिलियन का वहां प्रोजेक्ट बनना शुरू हुआ, फंड्स आए, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। उससे पहले ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स को या इमिग्रेंट्स जितने भी थे बाहर के, जितने भी लोग थे, उनको निकाल दिया ताकि सस्ते लेबर ना मिल जाए। और उससे क्या होगा कि जब उसमें से 4 लाख 5 लाख सस्ते लेबर को निकाल दोगे, जैसे आप देखो पूरे इंडिया में अगर लेबर की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, झारखंड यहीं के लोग आते हैं। कहीं पे भी होता है रियल एस्टेट का काम सबसे ज्यादा यहाँ का होता है। अगर इनको हटा दिया जाता है, चाहे मुंबई में कोई प्रॉब्लम हो जाती है वहां से चले जाते हैं, तो देखो सारा कारोबार ठप पड़ जाता है। सेम चीज हुआ, जितने अफ्रीका, इंडिया, जितने भी बाहर के थे सबको निकाल दिया गया वहां से, अमेरिका से। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन ज्यादा बचे हुए हैं। तो जितने अनएम्प्लॉयड रोड पे बैठ के नशा करते थे, जॉबलेस थे, वो सारे के सारे अब जॉब की तरफ जा रहे हैं। और जॉब कहां से आ रहे हैं कि ये कंपनी अनाउंस की है वहां पे प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में पैसा आ रहा है और उसके लिए वो जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी जो भी करना है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि वहां पे जॉब क्रिएट हुई, साथ में लोगों के पास पैसा भी है, वो अपना एक नया काम धंधा खोल सकते हैं, वहां पे एक नया स्टोर खोल सकते हैं, पैसे भी बचा रहे हैं वो अपना। तो इस वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। जो बार बार इन्फ्लेशन की बातें कर रहा है जो फेडरल रिजर्व की, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, टैरिफ लगा हुआ, लोग कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर दिया है। जैसे कोविड के टाइम में हुआ था कि हम लोग कॉस्ट कटिंग करके पैसे बचा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी आ जाए कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े। वैसे ही सिचुएशन मान लो हमारी देशी कंगाल होने की स्थिति में खड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे? हम अपने पैसे बचाएंगे, गोल्ड खरीद के रखेंगे, हम पैसा उड़ाएंगे तो नहीं। सेम चीज हुआ है कि डर इतने बार दिखाया है कि वहां पे लोग पैसा बचाने लगे। इस वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है यूएस का अभी तक, और नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग काफी अवेयर है, इस चीज को बचा रहे हैं। दूसरा, रियल एस्टेट से जॉब क्रिएट हो रहा है, जिससे जॉबलेस का जो डेटा है वो काफी इंप्रूव होके आ रहा है। जॉब क्रिएट हो रहा है, जॉबलेस का डेटा गिर रहा है। तीसरा, जो बॉन्ड मार्केट की वजह से आ रही थी, वो बॉन्ड मार्केट को उसने हेज फंड और जापान को बोल दिया कि भाई तुम लोग संभालो। और चौथा, जब इक्विटी मार्केट में रैली आ जाती है, ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलता है जिस वजह से वहां क्रैश आती है। अब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब इक्विटी मार्केट क्रैश होती है, आपको जब डर लगेगा कि भाई मेरे को यहां पैसा नहीं बन रहा है, तो आप कुछ ना कुछ पैसा बॉन्ड में डालोगे और गवर्नमेंट का बॉन्ड बिकेगा। वो हर बार यही कर रहा है। जैसे लोग बुलिश होते हैं, उसने वहां पे कोई स्टेटमेंट देना है और वहां से मार्केट गिरेगा। जैसे मार्केट गिरेगा, उसका बॉन्ड में बाइंग शुरू हो जाएगा, उसका बॉन्ड अच्छा बिकेगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के वो इस चीज को प्रोलॉन्ग कर रहा है और किसी कंट्री के साथ डील नहीं कर रहा है जब तक कि उसका काम सारा हो नहीं जाता। जब तक कि उसका 1 ट्रिलियन के आसपास, जो 600-700 बिलियन के आसपास का भी इन्वेस्टमेंट है, 200-300 बिलियन और आ जाए, तो वो डील साइन करना शुरू कर देगा। यूरोप के तरफ से अभी कुछ भी वैसा नहीं आया है। और जो बार बार आप देखोगे एप्पल को या बाकी सारे इसको धमकी दे रहा है कि वापस अमेरिका में लगाओ, यूनिट लगाओ, कुछ यहाँ पे भी जॉब क्रिएट करो। तो एक बार उसके इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है 1 ट्रिलियन का अगर कंप्लीट हो गया, तो वो फ्यूचर में भी वहां से जॉब प्रोवाइड होता रहेगा और धीरे धीरे चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होगी। चाइना अब क्या करना शुरू किया है कि चाइना की इकोनॉमी भी क्रैश होती है तो इंडिया की तरह के लिए तकलीफ है, ये भी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए चाइना ने क्या किया है, अब बोल रहा है कि हम अल्टरनेटिव रीरूटिंग कर रहे हैं। मतलब मुझे बेचना है तो कनाडा को बेचेंगे या मैक्सिको को बेचेंगे, वहां से होके उसके अमेरिका में जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि रीरूट होके चीजें आ रही है। लोगों ने लग्जरी जो सामान था काफी ज्यादा बिना मोल भाव के खरीद रहे थे अमेरिकन, अब उस चीज को मोल भाव करके उसको नेगोशिएट करके वो खरीदा जा रहा है। तो इतना भी पागल नहीं है ट्रंप की पूरी इकोनॉमी डुबा दे। यहाँ पे बहुत सारे उसके सीनेट, आप एक भी सीनेट को देखो या एक भी उसका मिनिस्टर या किसी भी बंदे को देखो कि आके सामने बोला हो कि ट्रंप की जो पॉलिसी है गलत है। सारे बोल रहे हैं, चाहे स्टील मेकर हो, बोल रहे हैं कि अच्छा स्टेप उठाया, स्टील में डिमांड आ गई है वापस। ऐसे ही बहुत सारे रियल एस्टेट की तरफ से आया कि रियल एस्टेट में भी डिमांड वापस आ गई है। तो वो पैसा
जो है रीरूट करके अपने देश के डेवलपमेंट वैसा ही कर रहा है जैसे कुछ समय पहले हम लोग चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के मेक इन इंडिया का थीम बना रहे थे। और वो सोच रहा है कि जितना होता है उसका 10% भी अगर मैं क्रिएट कर दूं तो इससे लोगों को एक प्रकार से काफी सपोर्ट मिलेगा और हमारे जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम हो जाएगा। साथ में पूरे ग्लोबल लेवल पे वो कम से कम 10 से 20% का टैरिफ लगाएगा, जिस वजह से पर ईयर उसको कम से कम 500-600 बिलियन डॉलर का उसका एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा, जिस वजह से जो उसका डेट है बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो डेट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये थी आगे का फ्यूचर कि डरना नहीं है, ये मार्केट जीरो नहीं होने जा रहा। पहली बात, हर बार आपने देख लिया ना न्यूक्लियर बम से खत्म होने वाला है, ना पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से खत्म होने वाला है, ना ईरान के न्यूक्लियर बम से खत्म होने वाला है। तो अगर ये डर के सोच रहे हो कि हम एग्जाम देना छोड़ देंगे, ये सोच रहे हो कि हम इसके बाद जिंदगी में काम करना छोड़ देंगे, सिर्फ दारू पी के सोए रहते हैं क्योंकि अब तक खत्म हो रही है दुनिया, स्टॉक मार्केट खत्म है, भाई स्टॉक मार्केट आपको वहां पे धक्का देके निकल जाएगा ऊपर की तरफ। लॉन्ग टर्म में पैसा बहुत बनने वाला है और इंडिया की इकोनॉमी ऐसे सिचुएशन में जब डॉलर काफी वीक हो चुका है, इंडिया की जो करेंसी है काफी स्ट्रांग हो चुकी है और ऐसे सिचुएशन में एफआईआई को चक मार के वापस आना पड़ेगा। एक बार जो बॉन्ड वाला मैटर है वो सेटल हो जाए तो वहां से आना पड़ेगा। साथ में जो डीआईआई है और जो यहाँ का रिटेल है वो दोनों डोमिनेट करना शुरू कर दिया है मार्केट को। तो यहाँ पे एफआईआई को देखो, जब 10,000 करोड़ भी सेल करके जाता है लास्ट के 1 घंटे में, अगर निफ्टी 500 पॉइंट डाउन रहता है तो वहां 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। शॉर्ट कवर कौन करता है? आपने देखा नहीं, मैंने देखा। 3.5 करोड़ पोजीशन 10 मिनट के अंदर काटा था एफआईआई ने, 3.5 करोड़, और उस वजह से निफ्टी काफी रिकवर हुई थी। तो ऐसा सिचुएशन हुआ है कि उसको पता है कि अगले दिन ट्रंप कुछ ना कुछ उल्टा बोलेगा, आज बियरिश बोला है कल बुलिश बोलेगा, तो वो पोजीशन कभी लंबा लेके नहीं जा रहा। दूसरा, रिटेलर और डीआई के पास इतना पैसा है कि वो शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए प्रेशर हमेशा बनाते रहता है। अगर एफआईआई अगर नहीं पोजीशन लाइट करके गया तो वहां पे उसकी बैंड बच जाएगी। तो इसी वजह से जो एफआई के सेलिंग इंपल्सिव होते रहेंगे, किसी दिन 5,000 करोड़ के होगी, अगले दिन 1,000 की बाइंग आएगी, फिर 6,000 करोड़ की होगी, फिर 2,000 करोड़ की बाइंग आएगी। तो ये सिचुएशन चलते रहेगा और ये आपको ट्रंप के जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलते रहेगा। तो इसमें आपको डरने वाली बात नहीं है, न्यू नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करके चलो कि ये प्रॉब्लम होते रहेगा। और दूसरी बात, बॉन्ड की वजह से ना मार्केट खत्म होने वाली है और ना ट्रंप की पॉलिसी की वजह से मार्केट खत्म होने वाली है, क्योंकि जो भी चीज कर रहा है वो कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, आगे इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर किसी भी कंट्री के साथ अगर जून जुलाई में वो डील नहीं करता है तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा निगेटिव चीज होगा। और इसी डर से 30% कैश पारंपरिक म्यूचुअल फंड के पास है, 17-18% के आसपास क्वांट म्यूचुअल फंड के पास, मोतीलाल ओसवाल के पास है। तो कैश इनके पास 3 लाख करोड़ के आसपास है, डिविडेंड मिला दे तो इतना पैसा ये लेके बैठे हुए हैं कि इनकेस एफआईआई किसी दिन मार्केट बेच के चला गया, अगर 10,000 करोड़ बेचता है तो 7,000 करोड़ अपना डीआईए खरीदता है उस दिन, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी पैसा बचा हुआ है। तो आप डर किस लिए रहे हो ये मुझे नहीं पता है। कंपनियां खराब रिजल्ट देगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ही अमेरिका से आ रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन रहा कि वो अपने यहाँ आईटी कंपनियों को बुला नहीं रहा है, एआई का बोल रहा है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा एस्टेब्लिश करेंगे एआई का हब, और अभी उसने दुबई के साथ जो अमीरात ये सबके साथ जाकर उसने डील साइन करके आया, जिसमें उसने 1 लाख चिप एनवीडिया का बेच रहा है और हो सकता है कि अगले वीक ही बिके। तो वो चिप का जो कॉस्टिंग है एनवीडिया का उसको सस्ता करना चाहता है और टेक्नोलॉजी लगा के, लेकिन वो अपनी कंपनियों को आगे लेके जाना चाहता है। तो इसीलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाने वाला है, साथ में डिफेंस सिस्टम लगाने वाला है। और लास्ट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं डिफेंस की, तो डिफेंस में अभी जो प्रॉब्लम हुआ था इसराइल की, वहां पे देखो तो उसने आयरन डोम बनाया था। इंडिया उससे सीख के आयरन डोम से भी अच्छा जो रक्षा प्रणाली डेवलप किया, और इसको देख के अमेरिका अपने यहाँ इससे भी गोल्डन कुछ करके है वो अपना बनाना चाहता है, गोल्डन डोम। तो अब गोल्डन डोम में क्या होगा, वो सैटेलाइट उसके पास इतना ज्यादा है, सब कुछ है,
तो वहां से वो बहुत ज्यादा उसका बजट अनाउंस किया है, और इस वजह से हो सकता है कि इंडिया की डिफेंस वाली कंपनियों को भी कुछ ऑर्डर मिले कि यहाँ की जो रक्षा प्रणाली में काम कर रही है, जो एक्सपोर्ट में कर रही है, उनको आगे चल के मौका मिले। अगर अमेरिका बना रहा है तो सोचो, इंडिया ने, इजराइल ने बनाया, इंडिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, तो क्या लगता है कि बाकी कंट्री नहीं बनाएंगे? सबने एक न्यूक्लियर बम बना था अमेरिका में, तो रसिया ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, ईरान बनाया। तो अब मिसाइल सिस्टम, अगर एंटी मिसाइल सिस्टम, अगर डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है, आयरन डोम, अगर इजराइल लगा लिया, इंडिया लगा लिया, आपको यूएस लगा लिया, तो उसके आसपास रहने वाली भी कंट्री तो लगाएगी। तो ये जो डिफेंस का जो थीम है ना, आगे प्ले आउट होते हुए दिखेगी कि कोई ना कोई कंट्री जो अपना खुद नहीं बना पा रहा है, जैसे हमने S-400 हमने खुद नहीं बनाया, हमने रसिया से खरीदा, वैसे ही लोग बोलेंगे कि ठीक है S-400 तो बहुत महंगा आता है, इतना का बजट नहीं है, एक काम करो आकाश मिसाइल हमें दे दो, हम उसी से काम चला लेंगे। LR-40 दे दो, तो इंडिया के पास वो सस्ता है, वो दे देगा आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की उसकी डील हो जाएगी, छोटा छोटा एक एक मिसाइल की। तो इसलिए यहाँ की कंपनियों के ऊपर जो बड़े प्लेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, हेज फंड्स है, वो पैसे लगा के बैठे हुए हैं कि अगर डिप में मिलता है तो हम बाई करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि ये आज का आज नहीं हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में हाँ, डिफेंस में आपको पैसा बनते हुए दिखेगा, और ये बार बार ये इशू उठेगी। अभी न्यू नॉर्मल हो गई, जैसे परमाणु बम की धमकी आती थी, वैसे ड्रोन अटैक नॉर्मल हो गया। कभी भी पाकिस्तान चलाए तो उधर से 100 200 300 ड्रोन फेंक देगा उधर से। तो ये सिर्फ इजराइल में पहले हमास ने किया था, फिर यहां पे हुआ इंडिया में। अब ये हो सकता है कि जितने भी आपको जो कंट्री है, जैसे आपको सीरिया हो गया, ये सारे कंट्रीज में देखोगे तो यहाँ पे भी हो सकता है ड्रोन का इस्तेमाल जो बम के लिए करना शुरू हो, वहां ड्रोन गन, एंटी ड्रोन गन खरीदने की शुरुआत हो जाए। तो इस वजह से आपका जो नई इमर्जिंग थीम है ड्रोन से रिलेटेड है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो लॉस मेकिंग कंपनी हो अचानक से ऊपर आ जाएगी। हाँ, अच्छी कंपनी है जैसे जेन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारे कंपनियों पर आपको ध्यान में रख के चलना है। तो ये हो गया कि डिफेंस की रैली आगे कहाँ तक जा सकती है। अब आप, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है और आपने आज तक इतने सेशन सुने हैं, सबके सेशन सुने हैं, मेरे सेशन, मेरे एनालिसिस और उन लोगों के एनालिसिस में बहुत डिफरेंस है। आपको जो कॉन्फिडेंस इस सेशन से मिलता है, इस ग्रुप से मिलता है, वो कहीं से नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कितना मेडल जिंदगी में जमा किए हो, कितना कहां से सीखो। मैंने स्क्रैच से सीखा है, मेरे को कुछ रियल एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम हुआ उसको मैंने सीखा है। और आज मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि मैं 70-80% अच्छी प्रेडिक्शन कर लेता हूं। 100% तो नहीं बोलूंगा, कुछ जगह पे मेरी भी कैलकुलेशन फेल हो जाती है। लेकिन मैं बाकी सारे ग्रुप्स के जैसा नहीं हूं कि पैनिक आया तो मैं यहाँ पे लंगोट खोल के भाग जाऊं। मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, चाहे पैनिक आए, मार्केट 4000 पॉइंट गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मार्केट की रग रग से वाकिफ हूं। तो अगर आपको इस चीज मैं पैनिक में समझाता हूं, बुल रन में सिर्फ बुल रन के चार्ट्स और बाकी जो साइकोलॉजी है वो सिखाता हूं। एक जो सिनेरियो है उसको मैं दूसरे सिनेरियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि अभी का जो एग्जांपल है अभी का मैं समझा सकता हूँ। अभी बियर फेज का जितना चीज है वो मैं अपना एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में हुई तो आप कर लो, क्योंकि बुल फेज तो आप कर ही लोगे, बियर फेज को नहीं कर पाओगे। तो अगर ये सब चीज सीखना है तो आप ज्वाइन करो। अगर आपको बच्चे को सिखाना है या फ्यूचर में किसी को सिखाना है तो आप उसको ज्वाइन करो। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लाइफ टाइम रिवीजन के चांसेस रहेंगे। और इतना ही मेरे साथ लंबा सेशन लेने के लिए, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत सारे चीज क्लियर होगा। गुड नाइट, थैंक यू।